A very good morning and welcome back. So, last time we were discussing about intellectual properties or intellectual properties right to be specific, and I told you that in your syllabus we will cover three different type of intellectual properties. One is copyright, another one is patent, and the third is trademark. And out of the three, copyrights we already finished in our last class, right? At least the topics and the portion which you are expected to write in exam, we have covered till our last class. Now we have to focus on patents and trademark in our today's class, and that would in a way complete your portion assigned to me. So we'll start with what are patents. Okay, so you can just go with a formal definition of patent, which is that it is a form of intellectual property. It is a form of intellectual property that gives its owners a legal right, और ये जो राइट है जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, राइट्स आर व्हाट, अधिकार. ये जो राइट है, दिस राइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट, a legal exclusive right to exclude others from making, using, or selling. And now comes the most important thing, invention. So patents are related to inventions. Okay, and if you have invented something, then you can file patent applications with the government authorities so that the government will grant you exclusive rights, and these rights you can use to exclude others from making, using, or selling your invention. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसा डिवाइस बनाया, मान लेते हैं एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे आदमी चिड़िया की तरह उड़ने लगता है. अ मैन स्टार्ट टू फ्लाई जस्ट लाइक बर्ड्स. एक ऐसा डिवाइस, और आप चाहते हैं कि वो डिवाइस, क्योंकि आपने बनाया है, आपने यूज करने का तरीका सिखाया है लोगों को, तो आप ही उसे मार्केट में बेचें. तो उसे बनाने का अधिकार, उसके इस्तेमाल का अधिकार, और उसे दूसरे लोगों को बेचने का अधिकार आप तक है. यानी आप पर डिपेंड करेगा कि आप वो चीज किसको बेचते हैं, कितने रुपए में बेचते हैं, और वो चीज आप ही बना रहे हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आपने अपनी सुमति, आपने अपने इंटेलेक्ट का यूज करके एक इन्वेंशन किया है जिसमें जो मार्केट में अवेलेबल रॉ मटेरियल से उन्हीं को यूज किया होगा. तो रॉ मटेरियल्स तो बाकी के कंपनी वाले भी खरीद सकते हैं, बट पेटेंट्स की वजह से वो उन रॉ मटेरियल से वो सेम प्रोडक्ट, सेम इन्वेंशन नहीं बेच सकते जो कि आपने पेटेंट करा रखी है. सो दिस इज एन एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ अ लीगल राइट. और ये हम पता कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे? तो इससे फायदा क्या होता है, अगर कोई कॉपी कर रहा है इलीगली आपके इन्वेंशन को और उससे मॉनेटरी बेनिफिट्स कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, तो आप यू कैन सू देम इन कोर्ट, यू कैन ड्रैग देम इन कोर्ट, उन पर केस कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट. आप उसका पेटेंट आपने जो कि बताया कि भाई ये तो मेरी कृति है, ये तो मेरा इन्वेंशन है, समवन एल्स इज यूजिंग दैट, तो या तो आपको वो कोई मॉनेटरी कंपेंसेशन देंगे, या फिर दे विल हैव टू go through some legal penalties. Okay, so some more on patents let us discuss. And the most important thing in patent is that you should understand that patents are not for ideas, these are for inventions only. जो बाकी सारी चीजें हमने पढ़ी थी, जैसे कोई लिटरेरी वर्क है, कोई फिल्म है, फिल्म को पेटेंट नहीं करा सकते, आप कॉपीराइट करा सकते हैं. तो पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट which gives an owners exclusive right to exclude others from making, using or selling the invention. Fine. फिर आते हैं कि ये पेटेंट के अधिकार में ये चीजें क्या आती हैं. तो
अब पेटेंट के अधिकार में केवल और केवल इन्वेंशंस आती हैं। तो इन्वेंशंस होती क्या चीज है, हाउ टू से दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज एन इन्वेंशन। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू डिफाइन कि इन्वेंशन क्या है, क्योंकि इन्वेंशन के आधार पे ही पेटेंट ग्रांट होगा, और कोई इंफ्रिंजमेंट हो रहा है तो उसके हिसाब से उस किसी व्यक्ति को सजा दी जाएगी। फाइन, या सो invention is something that is not anticipated by any publication in any journal, any book or any other document. यानी इन्वेंशन एक ऐसी चीज हुई जो आपने आपसे पहले किसी और ने सोची नहीं थी, या फिर किसी और ने उस चीज को पब्लिश नहीं किया था, ना तो जर्नल में, ना अखबार में, ना किसी किताब में। तो यू कैन सिंपली राइट व्हाट इज इन्वेंशन। You can simply write that invention is something which is not anticipated by prior art publications। आपसे पहले वो किसी और ने अपना आइडिया लोगों के सामने नहीं रख दिया होगा इन फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट, इन फॉर्म ऑफ अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि अगर आप इस तरीके से यहां पर ये विंग्स वगैरह लगाएंगे तो यू कैन मेक एक्चुअली अ मैन फ्लाई। अगर आपसे पहले किसी और ने वो चीज नहीं की है, अभी यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, देयर इज अ वेरी फाइन वीडियो ऑन जंबो जेट्स, अ जेट using which a person can fly। You can just go through, this is a very interesting video। तो अब आप दोबारा से जंबो जेट नहीं बनाकर पेटेंट करा सकते हैं। दैट पेटेंट इज रिजर्व फॉर इट्स इन्वेंटी और इन्वेंटर्स। ओके, नाउ अगर आप पेटेंट एप्लीकेशंस की बात करें, तो जैसे कि कॉपीराइट कितने साल के लिए था, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने साल के लिए कॉपीराइट ग्रांट किए गए थे, कॉपीराइट ग्रांट किए गए थे करीब करीब 60 साल के लिए। करीब करीब क्या, एग्जैक्टली 60 साल के लिए। पहली चीज तो ऑथर्स के लाइफ टाइम तक कॉपीराइट रहता है, और ऑथर के डिमाइस के 60 साल बाद तक कॉपीराइट रहता है। पेटेंट्स केवल और केवल 20 years के होते हैं, ओनली फॉर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट, नॉट द फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब देखते हैं कि भाई ये पेटेंट फाइल करना, इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। सो नाउ वी विल स्विच आवर मोड टू हाउ, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पेटेंट्स और पेटेंट एप्लीकेशंस। जैसे कुछ होती हैं प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशंस, जो कि फाइनल नहीं होती हैं, विच इज कॉल्ड एज ए नॉन फाइनल एप्लीकेशन, जिसमें आप शुरुआती सिस्टम आपने कुछ दिमाग में सोचा है और आपका जो आइडिया है वो पूरे तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है, तब आपने बता दिया, ताकि आपको किसी कंपनी का सपोर्ट मिल जाए, आपको किसी कंपनी के पैसे पैसे मिल जाएं, ताकि आप अपना पेटेंट को कंप्लीट कर सकें। एंड द थिंग विच इज टू बी कीप इन माइंड, kept in mind is that provisional applications need to be accompanied by a complete specification within 12 months from the date of filing। तो यानी कि हम यहां से शुरू करते हैं। आपने सोचा कि आप पेटेंट फाइल करेंगे, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप क्या करें, आप पहले एक प्रोविजनल पेटेंट फाइल करें, जिसे हम प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि हाँ आपने कुछ नया बनाया है, आपने कुछ नया सोचा है। हो सकता है आपका इन्वेंशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दे इंडस्ट्री को। तो बाकी कंपनीज जो हैं आपके पेटेंट को पढ़ेंगी, सोचेंगी, आपको पैसे देंगी कि हाँ हम आपको बैक करते हैं, आप अपना पेटेंट कंप्लीट कीजिए, इन्वेंशन कीजिए, थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी रहेगा उसमें, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली। तो प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशंस के बाद आपको मिलते हैं मात्र और मात्र 12 महीने, 12 months, टू मेक इट इनटू कंप्लीट एप्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये केवल एक ऐसी एप्लीकेशन होती है, एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें आपने अपने पेटेंट की डिटेल्स रखी होती हैं। आप रिएजेंट वगैरह को नहीं बता सकते। आपने मान लीजिए कोई ड्रग फॉर्मुलेट की, तो मत बताइए कि आपने कौन कौन से किस मात्रा में आपने ड्रग्स यूज किए हैं। लेकिन उसकी सेफ्टी एनालिसिस के लिए आपको हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स को बताना पड़े कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। एनीवेज, जब आप अपनी दवाई को बाजार में बेचेंगे,
तो परमिशन लेने के लिए कि आपकी जो ड्रग है वो हजार्डस नहीं है, एनीवेज यू विल हैव टू रिवील व्हाट आर इट्स कंटेंट्स। तो शुरुआती दौर में भले ही आप ना बताएं, लेकिन बाद में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आपको टोटली सब कुछ बताना पड़ेगा। दरअसल पेटेंट का मतलब ही होता है टू टेल पब्लिक, यानी पब्लिक को बताना कि आपने क्या किया है। ये दिस इज अ लैटिन वर्ड विच कम्स फ्रॉम पटेर, Pater, pater, you can say. So patent is mean to tell to public what you have done or invented. तो प्रोविजनल एप्लीकेशन लिखी, 12 महीने तक देखा, आप डायरेक्टली कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से भी शुरू कर सकते हैं। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद हमारे यहाँ पेटेंट ऑफिस इंडिया इसको स्पेसिफाई करेगा, इसको पढ़ेगा, जो अटर्नीज हैं वो इसको पढ़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपने मनगढ़ंत बातें लिख दी हैं पेटेंट में, पेटेंट पेटेंट जैसा कुछ है ही नहीं। तो पेटेंट एग्जामिन किया जाएगा। ओके। और जिस दरमियान ये पेटेंट एग्जामिनेशन होता है, उसी के दरमियान पेटेंट को पब्लिकाइज किया जाता है, यानी पब्लिश कह सकते हैं आप। योर पेटेंट इज पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट, ताकि लोग पढ़ सकें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस चीज को अपना पेटेंट क्लेम कर रहे हैं वो किसी और की इन्वेंशन है, तो इट इज केप्ट पब्लिक। और पब्लिक में से कोई भी उस पेटेंट को पढ़ सकता है, और अगर उसे लगता है कि दैट पेटेंट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सम प्रायर आर्ट वर्क, तो अपने कंसर्न्स रेज कर सकता है टू द पेटेंट ऑफिस। और ये जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, फिर इसे लीगली सॉल्व किया जाता है। एक बार पब्लिकेशन हो गई, कुछ समय तक रखा जाएगा, लाइक एटलीस्ट 2 years to 5 years दे विल कीप। उसके बाद देयर विल बी अ पेटेंट एग्जामिनेशन। पेटेंट एग्जामिनेशन मतलब आपके पेटेंट को पढ़ा जाएगा, सच में वो काम करेगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं केवल हवाबाजी है, ये सब चेक किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट आफ्टर पेटेंट एग्जामिनेशन योर पेटेंट विल अगेन बी पब्लिश्ड, यानी वो फाइल तो ऑनलाइन ही रहेंगी, एंड यू विल बी ग्रांटेड अ पेटेंट। तो जब आपको पेटेंट ग्रांट होगा, उस समय से लेकर 20 साल तक, करीब करीब 20 साल तक आप अपना पेटेंट यूज कर सकते हैं। यानी कंपनीज को रोक सकते हैं कि अगर तुम मेरा पेटेंट यूज करोगे यू विल हैव टू गिव मी मनी, जिसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। ओके। तो एक होती है ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन, जिसमें आप केवल एक नया पेटेंट फाइल करते हैं। एक होती है पेटेंट ऑफ एडिशन, आपने पहले कुछ इन्वेंट किया था, लेकिन अब आपका इन्वेंशन एक बेहतर तरीके से काम करे, आपने कुछ ऐसा कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट ऑफ इन्वेंशन ऑफ एडिशन। सो आफ्टर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, यानी आपको पेटेंट मिल चुका है, देयर इज एन स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड इफ यू वांट टू इंक्लूड दोज इंप्रूवमेंट आल्सो इन योर पेटेंट, देन यू हैव टू गिव व्हाट इज कॉल्ड एज पेटेंट ऑफ एडिशन। फिर अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से आप पेटेंट को फाइल कर सकते हैं। आप नेशनल पेटेंट फाइल कर सकते हैं, इंटरनेशनल पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अप्लाई कौन कर सकता है पेटेंट्स के लिए? सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट्स? सो सबसे पहली चीज है द फर्स्ट इन्वेंटर और ट्रू इन्वेंटर। ऐसा ना हो कि आपने इन्वेंशन की है और मॉनेटरी बेनिफिट्स कमाने के लिए आपने कह दिया नहीं नहीं तुम पेटेंट करा लो, अपना नाम कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो द फर्स्ट इन्वेंटर और द ट्रू इन्वेंटर। सेकंड, असाइनी। अभी असाइनी क्या है? मान लीजिए यू आर वर्किंग एज अ स्टूडेंट इन दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप दयालबाग में रहते रहते दयालबाग के कुछ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके कोई पेटेंट करते हैं, यानी कुछ इन्वेंट करते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि आपने दयालबाग की रिसोर्सेज यूज की हैं, तो आपको अपनी इन्वेंशंस में से कुछ हिस्सा दयालबाग को भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो पेटेंट बाद में फाइनली किस ऑर्गेनाइजेशन को असाइन हो रहा है उसे बोलते हैं असाइनी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लीजिए एज अ इन्वेंटर कहा कि वॉट एवर द इन्वेंशन आई हैव मेड वो असाइन कर दी जाए दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, सो दैट एनी कंपनीज इन फ्यूचर इफ दे वांट टू कॉन्टैक्ट, दे मे कॉन्टैक्ट थ्रू दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फाइन। So the first inventor can apply,
I myself can apply. I can talk to my director, sir, so that on behalf of the institution we can apply. And the third thing is the legal representatives can also apply. The legal representatives can also apply. There are few patent filing companies, uh, many based in India, many based in Germany, many other countries also. So those people take the responsibility of helping you in actually expressing what you have done in terms of words, filing application in the patent office, writing drafts, making drawings, everything. So we call them as our legal representatives. तो इन्वेंशन आपकी रहती है, नाम आपका रहता है, लेकिन जिस तरीके से उसको अटर्नी के सामने या पेटेंट ऑफिस में प्रेजेंट करना है, उसके लिए हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोर्ट केसेस में हेल्प लेते हैं एडवोकेट्स की, लॉयर्स की, इसी तरीके से पेटेंट लॉयर्स की हम हेल्प ले लेते हैं. तो दीज आर आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन अप्लाई ऑन द इन्वेंटर्स और असाइनीज बिहाफ. द रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट अप्लाई ऑन देयर ओन बिहाफ. ओके, अगर वो क्या नहीं है, खुद इन्वेंटर नहीं है. Now the final thing, how to get a patent protection in India. The first thing is that the person or the company involved must file a patent application. So how to get patent? तो पहले तो इन्वेंशन होनी चाहिए आपके पास कुछ नई, इन्वेंशन होनी चाहिए कुछ नई. ओके, अब उस इन्वेंशन के बाद यू विल हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. स्टेप 1, write, draft and file a patent application. Okay, file a patent application. Second is what? The step 2, that after the patent office receives your submission, the patent office will examine your application and conducts a novelty search. तो इसे हम कहते हैं novelty search. Novelty search मतलब क्या नया है आपके पेटेंट में. आप कहें साहब मैंने पेन बनाया है, ठीक है पेन बनाया, इस पेन में नया क्या है, क्या नया है. आप कहें कि ये पेन मैंने ऐसे बनाया है कि इसको लिखते लिखते किसी की उंगलियों पर निशान नहीं पड़ेंगे, बहुत कंफर्टेबल फील होगा. तो ऑफिसर सोचेगा हाँ ये कुछ नया हो सकता है. देन दे विल गो थ्रू फर्दर लिटरेचर एनालिसिस एंड ऑल. तो नॉवेल्टी सर्च करते वक्त हर एक लिटरेचर डॉक्यूमेंट को सर्च किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी और का आइडिया चुरा के पेटेंट बना लिया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं डायरेक्टली ही ऐसा एक पेटेंट पहले ही फाइल हो चुका है. तो सब नॉवेल्टी सर्च से चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है. फिर थर्ड है स्टेप, दैट आफ्टर एग्जामिनेशन इज सक्सेसफुल. ओके, आफ्टर एग्जामिनेशन इज सक्सेसफुल, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको एक क्लेम्स का फॉर्म दिया जाता है. क्लेम्स मतलब आपके पेटेंट बाकियों से कैसे अलग हैं, एक क्लेम्स का फॉर्म दिया जाता है. और अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसी एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लेम करती है कि नहीं नहीं ये पेटेंट्स यूज हो चुके हैं ऑलरेडी, या ये वाले क्लेम्स यूज हो चुके हैं, तो द एप्लीकेंट विल गेट अ चांस टू आर्ग्यू कि मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ माय इन्वेंशन इज दिस. एंड जैसे एक कोर्ट में केस होता है, यू विल हैव योर आर्ग्यूमेंट्स, यू विल हैव अ डिबेट लाइक दैट. Depending on whether attorney wants or not, you will be granted or not granted a patent. Okay, that's it. That's how you apply for patent. एक बार आपके पास पेटेंट आ गया, you have the patent with you. So तीसरा क्या है, नॉवेल्टी सर्च के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो डायरेक्टली ग्रांट हो जाएगा या फिर आपको मिलेगा आर्ग्यू करने का मौका, अगर नॉवेल्टी सर्च में ओवरलैप है तो, कि हाउ योर इन्वेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन्वेंशन. ओके, likewise and this whole process can take 2 months, 2 years or 7 years. In our case, my supervisor filed a patent in 2013 which was awarded in 2019. तो see a 6 year gaps. तब तक तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कुछ फास्ट ट्रैक पेटेंट एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट, प्रोवाइडेड you should have a good invention in your hand. So this completes our portion of patents. पेटेंट एक बार फाइल हो गया, उसके बाद
जो कंपनीज इंटरेस्टेड होती हैं वो आपके पास आती हैं, कहती हैं भाई अपना पेटेंट हमें बेच दीजिए, हम आपको उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट में से इतना परसेंट देंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पेटेंट इज। अब आते हैं लास्ट चीज पे, विच वी कॉल एज ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क दरअसल बने बनाई चीजों को बेचने के लिए यूज होता है। तो पहली चीज तो ये मार्क है, यानी ये निशान है, कोई चिन्ह है। और ट्रेड मतलब क्या है? व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने के लिए कोई चिन्ह है कि आपकी ब्रांड को कोई और सामने वाला बंदा जो है, जो आपका कस्टमर है, वो कैसे पहचानेगा। सो हाउ योर ब्रांड विल बी identified by the customers, that is all what is trademark। तो आपने अक्सर देखा होगा देर आर अ फ्यू लोगोज जिनके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा है, मान लीजिए सम एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड के ऊपर एक छोटा सा निशान बना होता है जिसमें लिखा होता है आर। फाइन, एक छोटा सा आर बना होता है, दैट मीन्स दिस इज रजिस्टर्ड। एक निशान देखा होगा आपने, एक्स वाई जेड, ऊपर लिखा होता है टीएम, दिस इज ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड। कहीं कहीं दिखा होता है निशान जिसपे लिखा होता है सी, इट मींस कॉपीराइट रिजर्व्ड। ओके, तो अब लेट अस सी व्हाट ट्रेडमार्क्स आर, क्या कहलाएंगे, क्या होंगे। तो ट्रेडमार्क मींस एनी मार्क which is used to represent or identify a product or its maker। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। ट्रेडमार्क इज एनी मार्क which is used to identify the product or sorry or its maker। ठीक है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की पार्ले एक कंपनी हो सकती है, कोका कोला एक कंपनी हो सकती है। कुकीज हैं, पार्ले की कुकीज एक हो सकती हैं, सनफीस्ट अलग हो सकती है। इन सबके अपने अपने ट्रेडमार्क्स हैं, अपने अपने सिंबल्स हैं, जिसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, सो इन मार्केट इकोनॉमी दीज ट्रेडमार्क्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द बिगेस्ट असेट जिसपे की कंपनी सच में अपना प्रोडक्ट बेचती है। ओके okay? आप कहते हैं ना ये लोकल है, चाइनीज है, ये ब्रांडेड है। दैट ब्रांड, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द ब्रांड एक्चुअली? यूजिंग ट्रेडमार्क। आप निशान देखेंगे, द लैपटॉप आई एम यूजिंग इज ऑफ एसूस, तो आप देखें एक एसूस का ऐसे सिंबल बना हुआ है, दिस इज, सो दिस इज एसूस सिंबल, दिस इज ट्रेडमार्क। इससे मुझे पता चलेगा दिस लैपटॉप इज ऑफ एसूस। फाइन, सो लाइक ऑल अदर्स इन ट्रेडमार्क ऑल्सो यू हैव various laws governing things। there are lot of trademark treaties। जैसे अभी जो ट्रेडमार्क एक्ट चल रहा है, यू कैन राइट डाउन दैट इट इज 1999 एक्ट। although initially the Trade and Merchandise Act, we call that as Trade and Merchandise Act, which was passed in 1958, amended. There were many amendments with keeping in mind the developments in the trading and commercial practices, keeping in mind the industrial globalization, keeping in mind the globalization of trade and industries, and also with a motive to encourage investment, flow of money, and transfer of technology. Okay, so write down, it is the amendments were keeping in mind
कि हम बाकी सारी दुनिया से कंधा मिलाकर चलें। ग्लोबलाइजेशन, जिस तरीके से इंडस्ट्री एक्सपेंड होती है, डिमांड बढ़ती है, सर्विसेज बढ़ानी पड़ती हैं, कीपिंग ऑल दैट इन माइंड अमेंडमेंट्स करने पड़े। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्लो ऑफ मनी इनसाइड मार्केट, एवरीथिंग। तो अभी जो है, जो ट्रेडमार्क बिल है, ये जो है 1999 का है, एंड वी कॉल दैट एज ट्रेडमार्क्स बिल। अब तो एक्ट बन चुका है ना, बिकॉज इट हैज बीन पास्ड, द ट्रेडमार्क एक्ट, यू कैन कॉल दैट। फाइन। So I would actually share with you a small document. You can just flip through the pages, because in exam most probably there will be a choice in between copyright, patents and trademark, and you can choose as per according to what you want. So 1999 trademark bill, we should say, or the trademark act, has been passed by the House of Parliament, and has taken actually the assent of the president, यानी president ने भी उस चीज को पास कर दिया है, and it came on the statute book of the trademarks act 1999, एक पूरी की पूरी किताब जिसमें ट्रेडमार्क नियम 1999 जैसे बोला जाता है, जैसे बोलते हैं 47 ऑफ 1999, 1999 में कुछ नियम लागू हुए, 47वां नियम था ट्रेडमार्क का नियम। फाइन। तो सबसे बड़ी चीज है कि दिस इज एन एक्ट टू अमेंड, आप लिखें, this trademark bill, which has now become an act, as our president, the then president, has given a nod to this trademark act. This is to amend and consolidate the law relating to trademarks. क्या क्या लॉ? अब तीन चीजें लिख दीजिए। टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना, यानी ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये हमारा निशान है। बेटर प्रोटेक्शन, कोई और यूज ना कर पाए। टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन, बेटर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम फ्रॉडुलेंट। इन तीन चीजों को ध्यान में रख के ये एक्ट पास किया गया कि आप इजीली अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर पाए। उस ट्रेडमार्क को कानून के तहत बहुत प्रोटेक्ट किया गया कि कोई और इन्फ्रिंज ना करे, आपके जैसा मिलता जुलता निशान ना बना ले, कंप्यूटराइज टेक्निक से एक बिल्कुल यूनिक डिजाइन हो, हॉलमार्क्स हो आपके। और तीसरा, जो भी नक्काल कर रहा है, कहीं कहीं नाम सुना होगा आपने, नक्कालों से सावधान, यानी नकल करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। ठीक है, दैट इज योर ट्रेडमार्क एक्ट। और आई थिंक apart from this there can be three more two three more important things that trademark को अगर पॉइंट्स में या अच्छे तरीके से समझा जाए तो यू कैन राइट डाउन इन पॉइंट्स ऑल्सो। आई एम यूजिंग दिस पेज जस्ट टू सेव स्पेस। पहला चीज है द ट्रेडमार्क, इट इज अ मार्क, एक निशान है ये, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ऐसा ना हो कि हम बोल शब्दों में यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट अ वर्ड, इट इज अ मार्क, निशान है जो आंखों से दिखता है। तो रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, पहली चीज, ट्रेडमार्क इज अ मार्क विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ठीक है, एंड योर मार्क शुड बी डिफरेंट, डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। केवल कोई भी मार्क काम नहीं करेगा, योर मार्क हैज टू बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, या किसी और कंपनी की सर्विसेज और गुड्स से जो वो लोग अपना ट्रेडमार्क यूज करें, यू कैन नॉट यूज दैट लोगो, दैट मार्क। ठीक है, और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम ट्रेडमार्क में? फोर्थ, यू कैन इंक्लूड पैकेजिंग, शेप, कलर्स भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस थोड़े से हौच पौच को थोड़ा सा संभाल के लिखते हैं, बिकॉज दिस इज नाउ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रेडमार्क मीन्स, नंबर वन, a mark which can be represented graphically
Third, should be distinguishable from others. Fourth, दिस कैन इंक्लूड, मतलब ये किसी की शक्ल नहीं होनी चाहिए, एक एक निशान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा फोटो के खींच के आपने कहा कि ये हमारा ट्रेडमार्क है, वो एम्बेसडिंग हुई, एम्बेसडर हुआ। ट्रेडमार्क इज एक्चुअली अ सिंबल, कोई फोटो वगैरह नहीं। सो डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर्स। चौथी चीज, दिस कैन इंक्लूड डिफरेंट कलर्स, दिस कैन इंक्लूड शेप ऑफ द गुड्स यू आर सेलिंग, एंड दिस कैन इंक्लूड पैकेजिंग ऑल्सो। जिस तरीके के पैकेट में मैं अपना सामान बेचता हूं, सेम वैसा का वैसा सेम पैकेट आप यूज करें और उसके अंदर सामान बदल दें, तो वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हुआ। ठीक है, वो काउंटरफीटिंग हो गई, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। मान लीजिए हम कोई टूथपेस्ट लाते हैं और टूथपेस्ट में कोई खाली करके आप कोई और तरीके का केमिकल भर देते हैं, तो दैट इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, क्रिमिनल ऑफेंस। ओके। कलर्स भी डिपेंड करते हैं कि अलग अलग कलर्स का सिंबल आप यूज कर सकते हैं। शेप ऑफ गुड्स, मान लीजिए ये जो मेरे पास पेन है, दीज आर लक्सर्स पेन, इस तरीके से बन के आते हैं, ये लक्सर के पेन है। अब कोई और कंपनी मान लीजिए लक्सर का नाम हटा के टक्सर कर दे और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लक्सर बना के बेचने लगे, तो दिस विल आल्सो बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, बशर्ते कि ये लक्सर कंपनी ने अपनी डिजाइन को रजिस्टर करा रखा हो। रजिस्टर नहीं कराया है तो कोई भी ऐसे पेन बेच सकता है। ओके। तो स्टिक के पेन्स होते हैं, दोज आर ऑफ डिफरेंट शेप। आप मॉन्टेक्स का पेन लाएं, ठीक है, दीज आर ऑफ डिफरेंट शेप। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ट्रेडमार्क नहीं भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉपी की कंपनी खोली और कहा कि हमारे पेजेस व्हाइट होते हैं और व्हाइट कलर पे ट्रेडमार्क है, कोई और नहीं बेचेगा, यू कैन नॉट गेट इट। तो दे आर अ वेरी वाइज पर्सन सिटिंग इन, जिन्हें पता है कि किस चीज पे ट्रेडमार्क करना है, किस चीज पे नहीं। हाँ, अगर आपने मान लीजिए किसी ऐसे रंग का पेपर बनाया है जो मार्केट में मिलता ही नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, आप उसे ट्रेडमार्क करा सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपने मल्टी कलर पेपर बनाया, एक ही पेपर जो अलग अलग तरीके से एंगल से देखो तो अलग अलग दिखता है, यू कैन गेट दैट ट्रेडमार्क। इनफैक्ट वो तो इन्वेंशन हुई, यू कैन गेट दैट पेटेंटेड ऑल्सो। फाइन। तो ये तीन चीजें जो हमने आज पढ़नी थी, हमने पढ़ ली। कॉपीराइट हमने पहले खत्म कर लिया था, पेटेंट और ट्रेडमार्क आज। दिस इज इट। आपकी जो यूनिट थी, यूनिट 5, आपको पहले भी बताया था, उसमें तीन चीजें थी। एक थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दूसरी थी यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, एंड थर्ड वन वाज लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई विल शेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस विद यू, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, दे आर वेरी क्वाइट इजी। इंटरनेट के लिए आई गेव यू वन डीएचए टू सॉल्व एंड मोस्ट ऑफ यू डिड इट करेक्टली। द ओनली थिंग वाज, माय फोकस वाज हाउ यू विल यूज इंटरनेट इन रिसर्च। तो रिसर्च में सबसे पहला काम होता है गूगल स्कॉलर को यूज करना आना, रिसर्च गेट को यूज करना आना, एंड ओनली फ्यू ऑफ यू मेंशनड इट। फाइन। बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो भी पोर्शन विच हैज टू बी कवर्ड, वो हमने कर लिया है। आप इसी की एक समरी बनाकर इफ यू विल राइट एन एग्जाम, आई थिंक यू कैन गेट गुड स्कोर। That's all for your research methodology course. Thank you so much, all of you. In case you have any doubt or query, feel free to contact me on my email or my WhatsApp number. Thank you so much.